रुक करेंगे इस्लामाबाद का, जहां पर वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ये एक ऐसा मरला है जो सारे कौम को ज़हन नशीन होना चाहिए कि जब मुल्क की अमन व अमान की फ़ोर्स पर गोली चलाई जाती है और एक ऐसी फ़ोर्स पे गोली चलाई जाती है जिसके पास लाठियाँ और टीयर गैस के अलावा कुछ नहीं है, तो ऐसे आलम में फिर ये फ़ैसला किया गया। कल वज़ारत दाखिला ने रेंजर्स को, पुलिस को रेंजर्स के मुतहद किया है और मुमकिन है शाम को मेरे, और मुमकिन का लफ्ज़ मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, और नूरुल्लाह कादरी साहब के उनसे दोबारा मुज़ाकरात हों। हमने जो उनसे मुज़ाकरात किए थे, जो दस्तखत किए थे, हम उस पर कायम हैं। लेकिन जो उन्होंने हमसे वादा किया था कि वो जीटी रोड खोल देंगे और अपने मरकज़ को वापस जाएंगे, जिसका हम अभी तक इंतज़ार कर रहे हैं। अभी तक कोई मसला किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा। अगर शाम को, अगर मैं कह रहा हूं, अगर शाम को हमारे फिर इन लोगों से मुज़ाकरात होते हैं, वो किसी नतीजे पे पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते, तो आपको सूरत हाल से आगाह किया जाएगा। लेकिन प्राइम मिनिस्टर शायद कल ख़िताब करें कौम से या परसों करें, ये उनकी सवाबदीद है कि किस वक्त कल करते हैं या शायद कल ही करें या परसों करें। और वो सारी सूरत हाल, क्योंकि वो बेहतर तौर पर सारी सूरत हाल का हालात हाज़रा कौम के सामने पेश करेंगे और उनका नैरेटिव ही जो होगा, उनकी जो तकरीर होगी, वही सारी हुकूमत का नैरेटिव होगा। और इसमें मेरे साथ बड़े सीनियर तावन मेरा मजहबी उमूर के वज़ीर नूरुल्लाह कादरी साहब कर रहे हैं और फवाद चौधरी साहब मीडिया हैंडलिंग के इंचार्ज हैं। अब कोई सवाल है तो आप सवाल कर सकते हैं। वो आपने एक दिन में निकाली थी, लेकिन अभी भी ईमेल निकाली हैं। खैर मेरे पास टाइम, देखें ना, हमने 38 लोगों से, अब ईमेल्स जो नहीं हैं, अब जो व्हाट्सएप इंडिया से चल रही हैं, आज फॉरेन मिनिस्टर भी मौजूद थे, उन्हें हमने ये उन मुल्कों के साथ हम कर रहे हैं कि व्हाट्सएप जो है वो ज़्यादातर इंडिया से चल रही हैं, हांगकांग से चल रही हैं, साउथ कोरिया से चल रही हैं, साउथ अफ्रीका से चल रही हैं, अमेरिका और बरतानिया से चल रही हैं। और जो पाकिस्तान में हैं उनको FIA को कल मैंने देखने की हिदायत कर दी है और उसके FIA की तरफ से बेहतर नतीजा। यार सवाल मुख्तर करो। उन्होंने कहा है कि जो पहले मुआहदा हुआ था, मैंने उसका कल जवाब दे दिया जियो के शाहजेब में कि मैंने दस्तखत प्राइम मिनिस्टर साहब से पूछ के किए थे, सो वाजे हो गया। शेख साहब कुछ लोगों से बात हुई है, वो कहते हैं हमसे किसी भी कटर गवर्नमेंट के नुमाइंदे ने बाकायदा मुज़ाकरात अभी तक नहीं किए। आप बता सकते हैं? देखें, बाज़ मसले ऐसे हैं कि उस पर ज़रूरी नहीं है कि मीडिया पे सारी बातें की जाए। सो मैं ये तवक्के रखता हूँ कि कौमी नुकसान ना हो। जाने दोनों तरफ कीमती हैं। जो पुलिस के 4 शहीद हुए हैं, उनके भी बच्चे हैं, उनके भी घर वाले हैं, उनके भी रिश्तेदार हैं, और दुनिया हमारी जग हसाई कर रही है और सारा सोशल मीडिया ये बाहर से चला रहे हैं, और मैं समझता हूँ ये मुनासिब नहीं है। जी देखें, जहाँ भी हैं ऑफ कोर्स साद रिजवी साहब से भी बातचीत हो रही है। मैंने लाहौर में भी उनसे बातचीत की थी और साद रिजवी साहब जो हैं उनसे भी बातचीत हो रही है। ये सवाल आप फवाद चौधरी साहब। जी हाँ, मार्च उनका चल रहा है गखड़ मंडी में। मार्च इस वक्त चल रहा है, क्या मार्च और मुज़ाकरात साथ साथ चलेंगे? देखें, मैं ये नहीं कह सकता,
दोनों चीज़ें चल रही हैं। उनको मार्च रोकना चाहिए और अपने मुज़ाकरात के नताइज देखने चाहिए। और मेरी कोशिश ये है कि हुकूमत पाकिस्तान, जिसका एक जुज़ है वज़ारत दाखिला, के मामलात खुश असलूबी से तय हो जाएं। अगर नहीं हो सकते, जो कि अभी तक किसी नतीजे पे नहीं पहुँचे, तो फिर मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। आ रहा हूँ। आपका सवाल हो गया है। सर मेरा इख्तियार नहीं है, मेरे से मेरा ये फवाद भाई का। यार छोटा सवाल करो यार, तुम ऐसे लाइव 10, फिर मैं भी व्हाट्सएप सीख लूंगा। अगर आप इस तरह ये ना कहें कि आप लोगों के ख्वाहिशों को लाइव प्रोग्राम पे खबरें बनाएं। बी ए जर्नलिस्ट। हाँ, मुझे समझ है, आप सवाल वो करें। मैं 4 दफ़ा वज़ीर इत्तलात भी रहा हूँ, 15 दफ़ा मेरी वजारत है। सवाल वो करें, खुदा के लिए अपनी जिम्मेदारी। बस चलें। देखें ना, आप किसी के मामलात को इस तरह लाइव पेश करेंगे तो मैं भी ट्विटर सीख लूँगा। जी सर ऑफ कोर्स हर आदमी ने आज की मीटिंग में बातचीत की है, कोई बंदा ऐसा नहीं था। जी मुस्ताद, देखें सारी दुनिया को पता है कि फ्रांस एम्बेसडर यहाँ नहीं है। फ्रांस जो है यूरोपीय यूनियन को हेड कर रहा है। पाकिस्तान के मसाइल हैं बड़े ही, और लोग पिस जाएंगे तहरीकों से। ज़ाहिर है वो सब जिधर से गुजरेंगे, बाज़ार होंगे, कारोबार होगा। और फ्रांस एम्बेसी का सवाल हमने असम्बली में पेश किया हुआ है, उस पर बहस हुआ। ज़ाहिर अपोजिशन उसमें नहीं आएगी, उसमें वोटिंग वो क्यों करेगी? सो मसला हमें फिर वहीं फंसा रहेगा। वो देखें सारी कौम के सामने ये 7वीं दफ़ा है। हॉलैंड का नहीं मैं शामिल करता, इसलिए 6 दफ़ा करता हूँ। अगर एक्चुअली देखें तो हॉलैंड का मिला के ये 7वीं दफ़ा इस्लामाबाद आ रहे हैं। सो हुकूमत की भी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं, या बच्चे स्कूल जा रहे हैं या कारोबार के लिए लोग निकल रहे हैं। सारे लोग पिंडी से इस्लामाबाद की तरफ आ रहे हैं, इस्लामाबाद से पिंडी की तरफ जा रहे हैं। लोगों को रास्ते की तकलीफ़ात ही नहीं बल्कि बहुत बड़े मसाइल पैदा हो रहे हैं। सो उनको अपने मसले पे गौर करना चाहिए। लास्ट 3 क्वेश्चन। अच्छा आ जाऊँगा सर। हमने रेंजर्स को आर्टिकल 147 के तहत जो मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री को इख्तियार है, पंजाब की रिक्वेस्ट पे ये इख्तियारात रेंजर्स को दिए हैं। जी सोलंकी बोलो, फिर ख़त्म हो जाएगा, टाइम ख़त्म हो जाएगा। 2 मिनट है। ये सुनिए शॉर्ट। देखो सोलंकी साहब, कोई 59-79 तंजीमें इस मुल्क में कालअदम हैं और वो इलेक्शन भी लड़ रहे हैं। वो जब उनको मौका मिलता है, खा वो कोई उनको मौका मिलता है, वो इस्लामाबाद की तरफ निकलते हैं। उनको इंशाल्लाह उनको मदद भी होगी इंसाफ में। मैंने नहीं किया था, जो मैंने किया था वो लाहौर में किया था, उस पर मैं कायम हूँ। जी अब्बास, सर देखें मैं मुज़ाकरात में शामिल हूँ, उनका टॉप एजेंडा यही है, उनका और एजेंडा कोई नहीं है। वो जब मिलते हैं बैठते हैं वो कहते हैं हमारा टॉप एजेंडा यही है। हाँ जी, छोड़ो सोशल मीडिया का, मैं लीडर नहीं हूँ भाई, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस से कर रहा हूँ। अगर आप सोशल मीडिया को ले आएंगे, देखें मैंने कानूनी तौर पर आपको बता दिया है कि रेंजर्स के मतहत पुलिस को कर दिया है और रेंजर्स को कानून नाफज करने के लिए सारे इख्तियारात होते हैं। ठीक है, समझ। जी बेटे, लास्ट क्वेश्चन। फिर अल्लाह ही जाने कौन बशर है, शाम को बड़ी देर तक उनका स्टेमिना है बातचीत करने का, मेरा इतना स्टेमिना नहीं है। सो मैंने तो अली साहब से कहा था कि आज ना ही करें, तो आप फिर इसमें कहते हैं कि नहीं इसके बाद है। रात को उम्मीद है
उम्मीद पे दुनिया कायम है कि रात को फिर नूरुल हक कादरी साहब और मैं, मेरी मुज़ाकरात उनसे हों, नहीं हो तो नहीं हो, लेकिन ख्याल यही है कि ये होंगे। और बाकी वो मैंने आपको बता दिया है कि आर्टिकल 147 के तहत रेंजर्स को पुलिस के सारे इख्तियार दे दिए गए। 10 मिनट पूरे हो गए, बस 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 था मड़ा बस। मुमकिन है मैं और नूरुल हक कादरी शाम को दोबारा मुज़ाकरात करें, अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अमन अमान पर होने वाले इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनकी जानिब से कहा गया कि वज़ीर आज़म कौम से कल या परसों खिताब भी करेंगे। वज़ीर आज़म हालात हाज़रा पर कौम को एतमाद में लेंगे। अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है वज़ीर दाखिला शेख रशीद की जानिब से। उनकी जानिब से कहा गया है कि मुमकिन है मैं और नूरुल हक कादरी शाम को एक मरतबा फिर से मुज़ाकरात करें। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुँचे हैं, जबकि वज़ीर आज़म कौम से कल या परसों खिताब भी करेंगे। इजलास में मुल्की सियासी अमन अमान की सूरत हाल पर गौर हुआ। हुकूमत की रेट और अमन अमान को हर सूरत कायम रखा जाएगा। मुमकिन है मैं और नूरुल हक कादरी शाम को दोबारा मुज़ाकरात करें, अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं, ऐसा कहना है वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे जिसमें उनका मजीद कहना था कि वज़ीर आज़म कौम से कल या परसों खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म हालात हाज़रा पर कौम को एतमाद मिलेंगे। ये अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है उनकी जानिब से, जबकि उनका मजीद कहना था कि FIA को तहकीकात का हुक्म दे दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने तिजोरी हाइट्स गिराने का हुक्म दे दिया। कमिश्नर कराची को 1 माह के अंदर स्ट्रक्चर गिराने की हिदायत की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अथॉरिटीज को 3 माह में मुआवजा अदा करने की भी हिदायत की है। इरफानुल हक की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। शारा फैसल पर गैर कानूनी तौर पर कायम नस्ला टावर गिराने के अदालती हुक्म की बाज़गश्त थमी न थी कि सुप्रीम कोर्ट ने गुलशन इकबाल में रेलवे अराजी पर कायम तिजोरी हाइट्स को भी गिराने का हुक्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में केस की समाअत शुरू हुई तो तिजोरी हाइट्स के वकील रजा रब्बानी ने बताया कि उनका मौक्किल जगह खाली करने के लिए तैयार है। लॉटीज के साथ मामला तय करने और स्ट्रक्चर मुनहज़िम करने के लिए मोहलत दी जाए, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने ज़ेर तामीर इमारत गिराने के अहकामात जारी कर दिए। अदालत ने वाज़ेह किया है कि मुतासरीन को उनकी रकम वापस की जाएगी। बिल्डर को 3 माह की मोहलत दी गई है कि वह तमाम लॉटीज को उनकी रकम वापस करें। सुप्रीम कोर्ट ने तिजोरी हाइट्स गिराने का हुक्म देते हुए बिल्डर को रिकॉर्ड और दीगर सामान निकालने की इजाज़त देने की हिदायत की और कमिश्नर कराची को हुक्म दिया है कि वो अपनी निगरानी में 1 माह के अंदर स्ट्रक्चर गिराने का अमल मुकम्मल करें। 182 फ्लैट्स पर मुश्तमिल तिजोरी हाइट्स का ये मंसूबा गुलशन इकबाल में ज़ेर तामीर था, जिसको अदालत ने गिराने का हुक्म दे दिया है। कैमरामैन राशिद इशरत के साथ इरफानुल हक, समा, कराची। और दूसरी जानिब कराची के नस्ला टावर से मकीनों की मुंतकली तीसरे रोज भी जारी है। इमारत में 3 से 4 फैमिलीज अब भी मौजूद हैं, जबकि इमारत को अब तक सरकारी तहवील में नहीं लिया जा सका और ना ही इमारत को सील किया गया है। मरकजी गेट और पार्किंग एरिया खुला है। मजीद जानते समा के नुमाइंदे साथ साबरी से। जी साथ, तीसरा रोज है और अभी भी मकीनों की मुंतकली जारी है। जी बिल्कुल, तीसरा रोज़ है कि जब जो नस्ला टावर के मकीन हैं वो अपना सामान शिफ्ट कर रहे हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि अभी नस्ला टावर में सिर्फ 3 से 4 फैमिलीज़ के चंद अफराद मौजूद हैं, वही बाकी रह गए हैं ताकि वो अपना सामान यहाँ से शिफ्ट करें। बकाया जितनी भी फैमिलीज़ थी, जितने भी लोग थे, उनका सामान था, वो सब यहाँ से शिफ्ट हो चुका है। किराएदार पहले जा चुके थे। जो अलॉटीज़ हैं उसकी भी बड़ी तादाद, तकरीबन अलॉटीज़ यहाँ से जा चुके हैं। सिर्फ 3 से 4 फैमिलीज़ हैं, उनके कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो अपना बचा कुचा सामान भी लेके जा रहे हैं। दूसरी जानिब अगर हम बात कर लें, आखिरी तारीख की 27 अक्टूबर की रात 12 बजे तक इसको सील करना था, इसको सरकारी तहवील में लेना था, जो कि अब तक मुमकिन नहीं हो सका। मेरे कैमरामैन फरहान आपको दिखाएंगे मेरे बाएं जानिब ये पार्किंग एरिया का गेट है जो कि खुला हुआ है। जो 2-3 लोग अभी यहाँ पर मौजूद हैं वो अपना सामान ले जाने के लिए अभी भी यहाँ से आना जाना कर रहे हैं। गाड़ियाँ आ रही हैं, जा रही हैं। और मेरे अकब में आप देख रहे होंगे कि ये नस्ला टावर का मेन एंट्रेंस गेट है, जहाँ से लोग अंदर जाते हैं और उसके बाद लिफ्ट इस्तेमाल करके अपने अपने फ्लैट्स की तरफ
चले जाते हैं। ये गेट भी खुला हुआ है, होना तो ये चाहिए था। जो ज़िला इंतज़ामिया की तारीख थी, जो असिस्टेंट कमिश्नर फिरोज़ाबाद अस्मा बतूल कह के गई थी कि 27 तारीख की रात 12 बजे हम इसको सरकारी तहवील में ले लेंगे, इसको सील कर दिया जाएगा। और आपको मालूम है कि जब भी कोई इमारत जो है वो सरकारी तहवील में ली जाती है तो उस पर मोहर सख्त हुई हुई सील लगाई जाती है, ताला लगाया जाता है, फिर ना उसके अंदर कोई जा सकता है ना कोई बाहर आ सकता है। पर वक्त गुजरने के बावजूद भी हमने देखा कि ना तो ज़िला इंतज़ामिया यहाँ पर है और ना ही इस इमारत को सील किया गया है, और अभी भी कुछ लोग जो है वो अपना सामान ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी भी कुछ लोग अपना सामान लेकर वहां से जा रहे हैं। अपडेट करने के लिए शुक्रिया साद। भारतीय तैयारा पाकिस्तानी फिजाई हुदूद में क्यों आया, तर्जुमान सिविल एविएशन अथॉरिटी ने वजाहत कर दी। बताया श्रीनगर से उड़ने वाले मुसाफिर बरदार तैयारे को पाकिस्तानी फिजाई हुदूद इस्तेमाल करने की इजाजत दी गई थी। तर्जुमान सिविल एविएशन अथॉरिटी के मुताबिक भारतीय निजी फिजाई कंपनी के मुसाफिर तैयारे ने श्रीनगर से शारजा के लिए उड़ान भरी थी। आपको बताएं कि एयरबेस 300 बेस ने दौरान परवाज पाकिस्तान की फ़िज़ाई हुदूद में इस्तेमाल की। भारत ने फ़िज़ाई हुदूद इस्तेमाल करने के लिए पाकिस्तान से दरख्वास्त की थी, जिस पर CAA ने 30 अक्टूबर से 4 नवंबर तक इजाज़तनामा जारी किया। भारतीय तैयारा गुज़िश्ता रोज़ लाहौर रीजन से गुजरता हुआ शारजा गया था। भारत में मसाजिद महफूज, ना ही मुसलमानों के घर और दुकानें। मोदी सरकार ने हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अक़लियत पर जिंदगी के दरवाजे बंद कर दिए। पाकिस्तान की भारत में मुसलमानों और उनकी इबादत गाहों पर हमलों की शदीद मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं भारतीय हुकूमत मुसलमानों और उनकी इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम हो गई है। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखिए। हिंदुत्व के जेर असर बीजेपी और RSS के गुंडों की इस्लाम दुश्मनी खुलकर सामने आ गई। भारत में मुसलमानों का कत्लेआम, मसाजिद पर हमले, मुसलमानों के घरों और दुकानों की भी तोड़ फोड़। आसाम में दहाइयों से आबाद मुसलमानों को घरों से जबरदस्ती बेदखल कर दिया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा आसिम इफ्तिखार की भारत में मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद के हालिया वाक़यात की शदीद मजम्मत। कहा मुनज़्ज़म अंदाज में मुसलमानों के हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं। भारतीय हुकूमत मुसलमानों और उनकी अमलाक के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम हो गई। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने भारत में बढ़ते हुए इस्लामोफोबिया, अक़लियतों पर हमले रोकने और उनकी इबादत गाहों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने में आलमी बरादरी से किरदार अदा करने का मुतालबा कर दिया। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि अब्दुल कुद्दूस बजिंजो के लिए बड़ा एजाज़। दूसरी बार बलूचिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव की कमान संभाली है। सूबाई असम्बली में राय शुमारी के दौरान अब्दुल कुद्दूस बजिंजो के हक में 39 वोट कास्ट किए गए। मुस्ताफ़ी होने वाले जाम कमाल खान गैर हाजिर रहे। बलूचिस्तान अवामी पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले मीर अब्दुल कुद्दूस बजिंजो वजारत आला के तनहा उम्मीदवार थे, बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। स्पीकर सूबाई असम्बली सरदार बाबर मूसा खेल ने वोटिंग का अमल मुकम्मल हो जाने के बाद उनके वज़ीर आला मुंतखब होने का ऐलान किया। राय शुमारी के दौरान जाम कमाल समेत कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ, मलिक सिकंदर, एडवोकेट और अपोजिशन अरकान ऐवान से गैर हाजिर रहे। जबकि वज़ीर आला मुंतखब होने पर अब्दुल कुद्दूस बजिंजो के लिए मुबारकबाद का सिलसिला शुरू हो गया। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही ने अब्दुल कुद्दूस बजिंजो को सुलझा हुआ सियासतदान करार दिया। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने भी नए वज़ीर आला बलूचिस्तान को मुबारकबाद दी। कम उम्री में बड़ी जिम्मेदारी। अब्दुल कुद्दूस बजिंजो को 4 साल के दौरान दूसरी बार बलूचिस्तान की वजारत आला संभालने का एजाज़ हासिल हो गया। और क्या क्या जिम्मेदारियां निभा चुके हैं, ये इस रिपोर्ट में देखते हैं। परवेज मुशर्रफ के दौर में सियासत के मैदान में कदम रखने वाले अब्दुल कुद्दूस बजिंजो ने बल्दियाती इंतखाबात से शुरुआत की। नवंबर 2002 में पहली बार जिला आवरान से बलूचिस्तान असम्बली के रुकन मुंतखब हुए। 2008 में लाइव स्टॉक के सूबाई वजीर का कलमदान संभाला। मीर अब्दुल कुद्दूस बजिंजो वाहिद रुकने बलूचिस्तान असम्बली है जो 2013 में सबसे कम 544 वोट लेकर भी मुंतखब हो गए। काफ लीग के प्लेटफॉर्म से सियासी जिद्दोजहद करने वाले अब्दुल कुद्दूस बजिंजो को 2013 में असम्बली के डिप्टी स्पीकर का ओहदा भी मिल गया। वक्त गुजरने के साथ जिम्मेदारियां बढ़ती गईं और नून लीग दौर के आखिर में 2018 में पहली मर्तबा वजारत आला के मनसब तक पहुंच गए। 2018 के आम इंतखाबात में अब्दुल कुद्दूस बजिंजो बलूचिस्तान अवामी पार्टी की छतरी तले आ गए, इलेक्शन जीता और फिर सूबाई असम्बली के स्पीकर बन गए। 3 साल के दौरान अपनी ही जमात में होने वाली सियासी हलचल ने जाम कमाल को वजारत आला की कुर्सी से उतारा तो अब्दुल कुद्दूस बजिंजो दूसरी मर्तबा बिला मुकाबला वजीर आला मुंतखब हो गए।
और अभी खबर यह है कि लाहौर की बैंकिंग अदालत ने नवाज शरीफ के रिश्तेदारों की जानिब से बैंक का कर्ज वापस ना करने पर मुल्ज़मान के नाम ECL में डालने और शनाख्ती कार्ड्स ब्लॉक करने का हुक्म दे दिया है। बैंकिंग अदालत में दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कश्मीर शुगर मिल्स मालिकान ने 2013 में कर्ज हासिल किया। उन्होंने ज़ाती गारंटी भी दी। मुल्ज़मान ने बैंक की वाजिबुल अदा रकम की अदायगी से बचने के लिए स्टॉक चोरी करवाए। अदालत ने कार्रवाई करते हुए हसनैन तारिक शफ़ी, यूसुफ जाहिद और उस्मान जावेद के नाम ECL में डालने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने मुल्ज़िम मियां शाहिद शफ़ी, जावेद शफ़ी, अली परवेज़ और इब्राहिम तारिक समेत दीगर को ट्रायल के लिए तलब किया है। शाहिद खाकान अब्बासी ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस को निज़ाम अदल पर हमला करार दे दिया। कहते हैं इस ऑर्डिनेंस के तहत कोई रिलीफ नहीं चाहिए, कानून के मुताबिक मुकदमा चलाया जाए। फिर कह दिया कि मुल्की मसाइल और अवाम की तकलीफ का वाहिद हल फौरी और शफाफ इलेक्शन है। झूठे मुकदमात बनाए जाते हैं, 3-3 साल से मुकदमे चल रहे हैं, कोई दलील नहीं है, कोई वजह नहीं है। जो कानून हुकूमत ने बनाया है अपने आप को छुपाने के लिए, वो मुखला भी परेशान है, जज भी परेशान है कि इसका मतलब क्या है, इसका असर क्या है। आज खुद ही बहस कर रहे हैं कि जी इस कानून से तलाक नहीं होता। ये एक हमला है मुल्क में अदल के निज़ाम पर, और खास तौर पर जो नैब को इस्तेमाल किया जाता है मुल्क में अवाम को दबाने के लिए, मुल्क में हक की आवाज़ को दबाने के लिए, उसके लिए ये कोशिश है। ये बदनीयती पर ये रेफरेंस है, और हमने तो अदालत में कह दिया कि हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप केस चलाएं कानून के मुताबिक। जो शख्स मुल्क के आइन के अंदर, जो इदारा मुल्क के आइन के अंदर रहकर काम करेगा मुल्क की बेहतरी के लिए, अवाम की बेहतरी के लिए, हम उसके साथ। जो आइन तोड़ेगा हम उसके खिलाफ। शख्सियात की ये बात नहीं है, ना ये इदारों की बात है, ये आइन की बात है। आज पाकिस्तान के मसाइल का, अवाम की तकलीफ का वाहिद हल वो एक नए फौरी और शफाफ इलेक्शन, कोई और हल नहीं है। T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान। पाकिस्तान आज अपना तीसरा मैच खेलने जा रहा है और जबरदस्त मुकाबला देखने में मिलेगा। आप एक्साइटेड हैं? बिल्कुल, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि उनके पास स्पिनर्स अच्छे हैं तो हमारे पास बल्लेबाज बहुत अच्छे हैं। तो बड़ा अहम मुकाबला है जो कि शाम 7 बजे होगा। बिल्कुल, ये अहम मुकाबला शाम 7 बजे होगा। और आपको बताएं कि पाकिस्तान ने 23 मैचेस जीते हैं और 13 में शिकस्त हुई है। मारूख, हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हैं और दुआ भी कर रहे हैं कि पाकिस्तान ये मैच जीते। लेकिन पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मैच कौन जीतेगा, डेफिनेटली ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल आपको दिखाते हैं समा की मलका का फेवरेट कौन है। पाकिस्तानी टीम है इस वक्त फुल फॉर्म में। पाकिस्तानी टीम ने सबसे पहले हराया भारत को, और वो भी भरपूर तरीके से हराया। और फिर बारी आई न्यूजीलैंड की। जी हाँ, और फिर उनके साथ भी हिसाब चुकता किया गया। और अब बारी है अफगानिस्तान की। इससे पहले समा की मलिका ने 2 पेशन गोइयां की। भारत और न्यूजीलैंड के बारे में दोनों सही साबित हुई। अगला मैच कौन सी टीम जीतेगी ये भी समा की मलका बताएगी। तो देखते हैं कि आज समा की मलका क्या बताती है कि कौन सी टीम जीतेगी। अब देखना यह है कि समा की मलका किसको फेवरेट करार देती है। वाह, यानी एक बार फिर से पाकिस्तान, एक बार फिर से हम जश्न बनाएंगे। वाह, यानी पाकिस्तान की टीम को समा की मलका ने फेवरेट करार दिया है। पाकिस्तान जिंदाबाद। और कप्तान बाबर आजम ने सरफराज अहमद को कैचिंग प्रैक्टिस का कहा और खुद निगरानी भी की। जब सरफराज से कैच ड्रॉप हुआ तो बाबर ने कहा, ऐसे कैच कौन करता है। सही बात है। वेलकम बैक। डेंगू मच्छर के हमले खतरनाक हो गए। पंजाब में मजीद 4 अफराद इंतकाल कर गए। लाहौर में मजीद 401 केसेस रिपोर्ट हो गए। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू का एक और मरीज इंतकाल कर गया। 469 नए केसेस सामने आए, जबकि सिंध में 64 नए मरीज रिपोर्ट हुए। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में डेंगू का मर्ज बढ़ने लगा। लाहौर के 3 मरीज और गुजरांवाला का 1 मरीज डेंगू से इंतकाल कर गया। पंजाब भर से मजीद 528 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं।
2336 मरीज अस्पतालों में दाखिल हैं। सिर्फ लाहौर में मजीद 401 केसेस सामने आए हैं और डेंगू के 1461 मरीज शहर भर के अस्पतालों में जेरे इलाज हैं। इस्लामाबाद में 58 और रावलपिंडी में डेंगू के मजीद 62 केसेस रिकॉर्ड हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू का एक और मरीज इंतकाल कर गया। 469 नए केसेस रिपोर्ट हुए। 233 अपराध अस्पतालों में जेरे इलाज हैं और सिंध में डेंगू के मजीद 64 मरीज सामने आ गए, जिनमें से 44 का ताल्लुक कराची से है। और दूसरी जानिब कोरोना वैक्सीनेशन के अमल में तशवीशनाक हद तक कमी देखी गई है। महकमा सेहत सिंध ने पोलियो की तरह घर घर कोरोना वैक्सीनेशन का फैसला कर लिया है। फैसला कोरोना की 5वीं लहर से महफूज रहने के लिए किया गया। सिंध के महकमा सेहत ने सिंध के इजला में तयशुदा हदफ पूरा ना होने के बायस ये फैसला किया है। तमाम DHOs अपने अपने इजला में डोर टू डोर वैक्सीनेशन का अमल करेंगे। डोर टू डोर मुहिम 2 हफ्ते के लिए चलाई जाएगी। मुहिम में पोलियो वर्कर्स, लेडी हेल्थ वर्कर्स और कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स हिस्सा लेंगे। हुकूमत ने IMF की एक और शर्त मान ली। बिजली महंगी करने के लिए नेपरा को दरखास्त दे दी। बुनियादी टैरिफ में ₹1.39 फी यूनिट इजाफे की दरखास्त की गई है। कराची समेत मुल्क भर के सारिफीन पर इतलाक होगा। वफाकी काबीना बिजली महंगी करने की मंजूरी पहले ही दे चुकी है। नेपरा हुकूमत की दरख्वास्त पर 2 नवंबर को समाअत करेगी। दरख्वास्त मंजूर हुई तो 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सारिफीन पर इस इजाफे का इतलाक नहीं होगा। कीमत में इजाफे की सूरत में फी यूनिट कीमत ₹19.55 फी यूनिट हो जाएगी। आलमी बैंक ने बिजली की कीमतों में हालिया इजाफे से पाकिस्तान में महंगाई बढ़ने का खदशा जाहिर कर दिया। मजीद जानते हैं समा के नुमाइंदे शकील अहमद से। शकील, आलमी बैंक की रिपोर्ट के बारे में बताइएगा। देखिए, 3 चीजें पॉइंट आउट की गई हैं कि बिजली की कीमतों में हालिया इजाफा किया है हुकूमत ने। दूसरा, तेल की आलमी कीमतें हैं और ग़िज़ाई अजनास की जो प्राइसेस हैं वो भी ऊपर गई हैं। तो इन तीनों एलिमेंट की वजह से इस रिपोर्ट में कहा गया है कि मुल्क में महंगाई बढ़ने का खदशा है। साथ साथ ये कहा गया है कि मौसर लॉकडाउन और सरगर्मियों में तेजी से मईशत बहाल हुई। अलबत्ता जो वैक्सीन की फ्राहमी का अमल है वो सुस्त है। अभी तक सिर्फ पाकिस्तान की 15% आबादी को वैक्सीन फ्राहम की जा सकी है। साथ साथ ये भी कहा गया है कि महंगाई जो है इस साल 9% तक जाएगी और जो गुर्बत की शरह है वो 2020 में अगर 5.3% थी, 2021 में 4.8% और 2023 में कम होकर 4% पर आ जाएगी, क्योंकि कोरोना के बायस जो माशी सरगर्मियां मुअत्तल हुई थी अब उसमें बेहतरी आ चुकी है। तो इसलिए GDP ग्रोथ जो है उसमें भी कुछ बेहतरी मतवक़्क़ है, लेकिन हदफ से कम है। 3.4। बहुत शुक्रिया, इस हवाले से आपने आगाह किया शकील। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि फैसलाबाद में चीनी का बहरान शिद्दत इख्तियार करने लगा है। कीमत 130 रुपए किलो तक जा पहुंची। डीलर्स का दावा है कि मुल्क भर में सिर्फ 10 दिन की चीनी का स्टॉक रह गया है। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल आहद। मुल्क भर में सिर्फ 10 दिन का मीठा बाकी, चीनी की किल्लत सर चढ़कर बोलने लगी। मुल्क भर की शुगर मिल्स में सिर्फ 17 लाख बोरियों का स्टॉक बाकी रह गया, जो 8 से 10 दिन में खत्म हो जाएगा। फैसलाबाद के डीलर्स के मुताबिक 10 नवंबर से शुगर मिल्स ना चली तो बहरान मजीद संगीन होने का इम्कान है। जो हमारे डिस्ट्रिक्ट की मिलें हैं उसमें तकरीबन स्टॉक ख़त्म है। 17 लाख बोरी आज हमारा ओपनिंग स्टॉक था पूरे पाकिस्तान का, जिसमें सिंध भी शामिल है, जिसमें KP भी शामिल है। सिंध का अपना गुजारा नहीं होगा, वहाँ से कोई माल नहीं आ रहा और साउथ की मिलें तकरीबन खाली हो गई हैं। चीनी की किल्लत पैदा होने से कीमत भी 130 रुपए जा पहुंची। आए रोज बढ़ते दाम ने शहरियों को भी चकरा कर रख दिया है। 1-2 बंदे मिलते हैं आपस में, सारे शहर की चीनी जो है वो स्टोर कर लेते हैं, चीनी की कमी आ जाती है, अपना रेट निकालते हैं, कोई मुल्क की रेट है ही नहीं। ताजिरों के मुताबिक आने वाले दिनों में चीनी की कीमत 150 रुपए फी किलो तक पहुंचने का इम्कान है। कैमरामैन हाफिज अवैस के साथ अब्दुल आहद, समा, फैसलाबाद।